Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'll be telling you about the different types of epilepsy, and I'll also be comprehending you the difference between seizures and epilepsy. ठीक है, तो सीजर क्या होता है? सीजर इज बेसिकली अ टेम्पररी डिसरप्शन ऑफ द ब्रेन फंक्शन कॉज्ड बाय अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी. आपकी न्यूरोनल एक्टिविटी जब अनकंट्रोल्ड और एक्सेसिव हो तो उसकी वजह से जो टेम्पररी डिस्ट्रप्शन हो, ठीक है, ब्रेन फंक्शन की, इसको सीजर कहते हैं. ठीक है. और सीजर की जो मैनिफेस्टेशंस हैं, दे कैन रेंज फ्रॉम एन एक्सपीरियंशियल फिनोमेना दैट इज़ बेयरली नोटिसबल टू एक्सट्रीम ड्रामेटिक कन्वर्जन्स. ठीक है. अब सीजर्स जो होते हैं ना, ये जो सिम्टोमेटिक सीजर्स होते हैं, ठीक है, ये जो टेम्पररी सिम्टोमेटिक सीजर्स हैं, ठीक है, ये फ़ौरन करेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एन अंडरलाइंग पैथोलॉजी. और जैसे ही वो अंडरलाइंग पैथोलॉजी, वो अंडरलाइंग प्रॉब्लम डायग्नोज हो गया और ट्रीट हो गया, द सीजर विल डिसअपीयर. ठीक है. अब वो अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या हो सकती है? इट कैन बी एनी काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशन, जिससे कि कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है. हाइपोग्लाइसीमिया में हमने एक दफ़ा पढ़ा था सीजर्स होते हैं. ठीक है. कोमा भी हो सकता है. ड्रग्स लाइक कोकेन, ईक्लेम्शिया, किडनी फेलियर, hypertensive encephalopathy, meningitis and so forth. So these kind of neurological, ठीक है, या मेडिकल कंडीशंस की वजह से, ठीक है, क्या क्या है? कोई इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोलाइट में आपने याद रखना है हाइपोग्लाइसीमिया. फिर कोई ड्रग्स कोकेन की वजह से, इक्लेम्शिया की वजह से, किडनी फेलियर. देखो, किडनी फेलियर भी आपने याद रखना है. फिर उसके बाद किडनी फेलियर से कहीं हाइपरटेंशन याद करके आपने याद कर लेना विद हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी. और एंसेफेलोपैथी ब्रेन से रिलेटेड है, तो वहीं से आप कनेक्ट कर लेना विद मेनिनगाइटिस. सो इलेक्ट्रोलाइट से ग्लूकोज को कनेक्ट करना. ठीक है. ग्लूकोज से आपने एक ड्रग को कनेक्ट कर लेना, दैट इज़ कोकेन. ठीक है. और उसके बाद आपने किडनी को याद करना, और किडनी से हाइपरटेंशन, एंसेफेलोपैथी, और वहाँ से मेनिनगाइटिस. तो इस तरह you'll बी रिमेंबरिंग द लिस्ट. ठीक है. और 5 to 10% पॉपुलेशन को ये हो जाता है. ठीक है. इट्स बिकॉज ऑफ एन अंडरलाइंग पैथोलॉजी करेक्ट हो जाएगा वंस दैट अंडरलाइंग थिंग इज ट्रीटेड. बट ईक्लेम्शिया जो है, इट्स नॉट अ वेरी सिम्टोमेटिक कंडीशन, इट्स एक्चुअली डिजीज इट सेल्फ. यानी कि वॉट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज दैट सीजर इज़ अ सिम्टम वेयर ईक्लेम्शिया मे बी अ डिजीज़. ठीक है. ईक्लेम्शिया क्या है? सॉरी, ईक्लेम्शिया बोल दिया था, सॉरी, एपिलेप्सी बोलना था मैंने. Epilepsy is a chronic condition of recurrent seizures, ठीक है, that can also vary from brief and undetectable symptoms to vigorous shaking and convulsions. ठीक है. एंड एपिलेप्सी जो है, अच्छा, नाउ एपिलेप्सी इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज़. इसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, दे आर हेट्रोजीनियस. अच्छा, मतलब दो इट्स अ डिजीज़, जैसे मैंने आपको बताया दैट सीजर, ओके, दिस इज़ व्हाट माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. इट मे बी इनकरेक्ट. ठीक है. बट माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट इज़ दैट सीजर इज़ अ सिम्टम, epilepsy is a disease. But epilepsy is not a single disease, it's actually heterogeneous, and it reflects multiple underlying causes and pathological mechanisms. ठीक है. that cause cerebral dysfunction and injury. ठीक है. मतलब it actually reflects multiple causes. ठीक है. एपिलेप्सी अगर आपने डायग्नोज कर लिया दैट इट इज़ एपिलेप्सी, तो एपिलेप्सी कोई एक चीज़ नहीं है. यू नीड टू नो व्हाट आर द मल्टीपल कॉजेज़, बट व्हाट मे बी द मल्टीपल कॉजेज़, और इनमें से कौन सा कॉज इस वक्त चल रहा है. ठीक है. अच्छा, अब सबसे पहले लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स दैट मे कॉज एपिलेप्सी एंड दैट प्री डिस्पोज यू टू एपिलेप्सी. तो क्या होता है कि वन ऑफ देम आर द हेरिडिटरी फैक्टर्स एंड द वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो अ स्पेसिफिक कॉज कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इन मेनी पेशेंट्स एंड सेवरल फैक्टर्स को एग्जिस्ट reflecting an acquired brain pathology and genetic predisposition. तो वो कहता है कि जनरली स्पेसिफिक कॉज आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. ठीक है. क्योंकि समटाइम्स इट्स अ कंबाइंड थिंग, इट्स अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एज वेल एज द एक्वायर्ड ब्रेन पैथोलॉजी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वो क्या कहता है दैट एपिलेप्टिक सीजर, अगर हम एक बेसिक लेवल पे, व्हाट्स द बेसिक थिंग. ठीक है. क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ यही पढ़ा है दैट इट्स अ कंडीशन, इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन ऑफ रिकरेंट सीजर्स, और उसके हमने सिम्टम्स पढ़े कि दे आर वाइडली, they vary widely. Because the other thing that we studied is that it is heterogeneous and it reflects multiple underlying causes. ठीक है. One of them may be hereditary. ठीक है. लेकिन what's the basic concept? The epileptic seizure is caused by a disruption of the normal balance between inhibitory and excitatory currents or transmission in one or more regions of the brain.
ना दैट्स इंटरेस्टिंग, ठीक है, कि जो आपका एपिलेप्टिक सीजर है, ठीक है, दैट इज़ कॉज्ड बाय डिसरप्शन ऑफ द नॉर्मल बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी करंट्स और ट्रांसमिशन इन वन और मोर रीजन्स ऑफ द ब्रेन. अच्छा, लास्ट डे आई वॉज एक्चुअली लिसनिंग टू अ ड्रामा, ठीक है, तो उस ड्रामे में क्या होता है कि वो कहते हैं कि इस पर जिन भूत चढ़ गया, ठीक है, तो द हीरोइन रिप्लाइज कि नहीं, जिन भूत नहीं चढ़ता, दैट्स एन ओल्ड मिथोलॉजी. जिन भूत चढ़ना, इट्स बेसिकली अ केमिकल इम्बैलेंस. सो आई रियली लाइक द मेडिकल कॉन्सेप्ट दैट शी एक्चुअली पोर्ट्रेड इन दैट वीडियो, ठीक है. तो यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं कि बेसिकली इट्स एन इम्बैलेंस बिटवीन योर केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है. जैसे यहाँ पे इसने कहा दैट इट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन ऑफ द नॉर्मल बैलेंस बिटवीन इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी करंट्स और ट्रांसमिशन, ठीक है, मतलब करंट्स का जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, या योर न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंस का जो रिलीज़ है, ठीक है. इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं, एक तो दिस इज़ एक्चुअली द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी अंडरस्टूड. फिर वो कहते हैं कि देर आर सम ड्रग्स, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं आपकी न्यूरोनल एक्साइटेशन को या फिर इम्पेयर कर देते हैं उसकी इनहिबिशन को, एंड दे आर कॉल्ड एज एलिप्टोजेनिक, ठीक है. दैट इज़ बिकॉज दे प्री डिस्पोज अ पर्सन टू एपिलेप्सी, वेयर एज अफेक्टिव एंटीलेप्टिक ड्रग्स जो होते हैं उनका क्या मैकेनिज्म होता है, दैट दे अटेनुएट एक्साइटेशन एंड दे फैसिलिटेट इनहिबिशन. अच्छा, नेक्स्ट वो आपको बता रहे हैं दैट हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केसेस ऑफ एपिलेप्सी, क्योंकि इन्होंने बताया है दैट द सिम्टम्स में अपेयर years आफ्टर इंजरी बिफोर सीजर्स बिगिन. सो आपने पूछना है पेशेंट से कि कभी आपको कोई ऐसा मसला हुआ years back, did you had a trauma or a brain injury, ठीक है, because that may be months or years after the injury before the seizures began. अब उसके बाद एपिलेप्टिक सीजर्स जो है दे आर एक्चुअली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, दैट आर फोकल सीजर्स ऑल्सो कॉल्ड एज द पार्शल सीजर्स, ठीक है, दैट आर एक्चुअली लिमिटेड टू अ फोकल एरिया, ठीक है. जबकि जनरलाइज सीजर्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली डिफ्यूजिंग दैट डिफ्यूजली इन्वॉल्व बोथ द हेमिस्फेयर्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है. एंड पार्शल सीजर्स समटाइम्स प्रोग्रेस होकर आपके जनरलाइज सीजर्स बन जाते हैं. अच्छा, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि फोकल जो है दैट इज़ लिमिटेड टू अ लोकलाइज्ड रीजन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा फोकल एरिया, दैट इज़ उन्होंने कहा है कि जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं दे आर एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द फंक्शन ऑफ द अफेक्टेड ब्रेन एरिया, कि वो जो ब्रेन एरिया अफेक्टेड होगा, ठीक है, वो वाली हमें उसके फंक्शंस इम्पेयर होंगे. फोकल सीजर्स कैन बी कॉज्ड बाय स्कार टिश्यू, ट्यूमर, डिस्ट्रॉयड एरिया ऑफ द ब्रेन टिश्यू एंड कॉन्जेनाइटली डिरेंज्ड लोकल सर्किटरी. तो कॉन्जेनाइटल तो हमने ऐड करना ही हर जगह, दैट हेरिडेटरी मसला. लेकिन स्कार टिश्यू, ठीक है ना, वही उन्होंने बताया ना कि इट मे बी मंथ्स आफ्टर, ठीक है. तो स्कार टिश्यू, इट मे बी अ ट्यूमर, ठीक है, एंड इट मे बी अ डिस्ट्रॉयड एरिया ऑफ द ब्रेन टिश्यू. अच्छा, तो इसकी वजह से सीजर्स कैसे होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लोकलाइज्ड रेवर्बरेटरी सर्किट्स, कि जो आपका डिस्चार्ज रेट होता है उन लोकल न्यूरॉन्स का, ठीक है, जहाँ पर ये प्रॉब्लम हुआ है, स्कार टिश्यू सपोज अपेयर हुआ है, वहाँ पे ना वो जो न्यूरॉन्स हैं वो रैपिडली डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो ग्रेजुअली एक लोकलाइज्ड रेवर्बरेटरी सर्किट बन के वो जो डिस्चार्ज एरिया दैट बिगिन्स टू स्प्रेड इनटू द एडजेसेंट एरियाज, ठीक है. तो एक फोकल सीजर जो है दैट कैन वाइडली स्प्रेड टू द अदर हेमिस्फेयर ऑल्सो, ठीक है. दैट इज़ इफ अगर वो आपके प्रोजेक्ट कर जाए टू द थैलेमस, ठीक है. और उन्होंने बताया है कि जब आपके पास अगर वो आपके मोटर कॉर्टेक्स तक पहुंच जाए, व्हेन द वेव ऑफ एक्साइटेशन, व्हेन दैट फोकल सीजर, व्हेन द प्रोग्रेसिव डिस्चार्जिंग ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है, या रैपिड डिस्चार्जिंग ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है, वो आपके मोटर कॉर्टेक्स से पहुंच जाए तो आपकी मोटर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है. यानी कि देयर विल बी अ प्रोग्रेसिव मार्च ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस थ्रू आउट द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है. इफ़ इट स्प्रेड्स टू द मोटर कॉर्टेक्स ऑफ द एडजॉइनिंग हेमिस्फेयर, ठीक है, तो आपके उस ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी पे मोटर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी. और उसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि वो आपके माउथ पे स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड इट मार्चेज प्रोग्रेसिवली डाउन टूवर्ड्स द लेग. सो दैट इज़ वाई दिस पैटर्न ऑफ द सीजर इज़ कॉल्ड अ जैक्सोनियन मार्च. अब इन फोकल सीजर्स को भी हमने क्लासीफाई किया हुआ है इनटू सिंपल पार्शल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शल. सिंपल पार्शल क्या है कि व्हेन देयर इज नो मेजर चेंज इन कॉन्शियसनेस, एंड व्हेन द कॉन्शियसनेस इज इम्पेयर्ड इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पार्शल. अब जो सिंपल पार्शल सीजर्स है ना, दे आर एक्चुअली प्रीसीडेड बाय एन ऑरा. व्हाट इज ऑरा?
अच्छा, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स जो हैं, ठीक है, दीज आर ऑल्सो प्रिसीडेड बाय एन ऑरा, लेकिन उसमें क्या होता है कि कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड होती है। जबकि अगर हम सिंपल पार्शियल की बात करें तो उसमें क्या होगा, ऑरा जो होगा ना, उसमें क्या साइंस होते हैं, देर आर सेंसेशंस लाइक फियर, और कुछ मोटर साइंस होते हैं, देर आर स्टिफनिंग मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो कहते हैं फोकल एपिलेप्टिक सीजर ज़्यादातर कहाँ पे कन्फाइंड होता है, इट इज़ मोस्टली कन्फाइंड टू द टेम्पोरल लोब। ठीक हो गया, इट इज़ मोस्टली कन्फाइंड टू द टेम्पोरल लोब। लेकिन सपोज आपके टेम्पोरल लोब से वो रेटिकुलर फॉर्मेशन या और एरियाज दैट इन्फ्लुएंस कॉन्शियसनेस वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो देन इट विल बिकम अ कॉम्प्लेक्स पार्शियल। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स पार्शियल के मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए कि इसमें हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेंज किस्म की रेपिटेटिव मूवमेंट्स होंगी, देयर विल बी च्यूइंग एंड लिप्स स्मैकिंग। द वियर्ड पार्ट इज दैट आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम द सीजर द पेशेंट विल हैव नो मेमोरी ऑफ द अटैक एक्सेप्ट फॉर द ऑरा। ठीक है, और प्रायर टू द रिटर्न ऑफ द नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, वो जो टाइम होता है आफ्टर द सीजर, ठीक है, उसको कहते हैं पोस्ट इक्टल पीरियड। तो जो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग साइकोमोटर, टेम्पोरल और लिम्बिक सीजर्स भी कहते हैं, बिकॉज दे आर इन्वॉल्विंग एरियाज ऑफ योर लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो इसमें थोड़ी बहुत साइकोमोटर एक्टिविटी होती है, लेकिन सपोज अगर साइकोमोटर एक्टिविटी नहीं है, स्टिल इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स सीजर। ठीक है, और ये वाला जो आपको EEG नज़र आ रही है, दैट इज़ ऑफ अ साइकोमोटर। इट्स मतलब ये उसकी साइकोमोटर सीजर की EEG है। ठीक है, यानी साइकोमोटर मीन्स कॉम्प्लेक्स पार्शियल, राइट। तो इसमें आपको लो फ्रीक्वेंसी के रेक्टेंगुलर वेव्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी दैट इज़ बिटवीन 2 and 4 एंड ओकेजनली सुपर इम्पोज 14 पर सेकेंड वेव्स। ठीक है, कुछ हमारे पास 14 पर सेकेंड की थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसी की आ जाती हैं, और बाकी आपके पास दे आर कंपैरेटिवली लो फ्रीक्वेंसी वेव्स। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं जनरलाइज सीजर, लेकिन आई थिंक वी नीड टू रिवाइज टिल नाउ। तो अभी तक मैंने आपको बताया दैट सीजर इज़ एक्चुअली अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी। इट इज़ बिकॉज ऑफ एन अंडरलाइंग डिसऑर्डर, ठीक है, विच मे बी अ न्यूरोलॉजिकल और अ मेडिकल कंडीशन, लाइक आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया के बाद था ड्रग्स लाइक कोकेन, ठीक है, और उसके बाद किडनी प्रॉब्लम था, ठीक है, ईक्लेम्सिया, ठीक है, हाइपोटेंसिव एन्सेफेलोपैथी एंड मेनिंजाइटिस। ठीक है, और एपिलेप्सी क्या है, दैट इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन ऑफ रिकरेंट सीजर्स विच कैन रेंज फ्रॉम अनडिटेक्टेबल सिम्टम्स टू विगरस शेकिंग। ठीक है, और इट्स नॉट अ सिंगल डिजीज़, इट कैन हैव मल्टीपल अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ डिस्ट्रप्शन बिटवीन inhibitory and excitatory currents, ठीक है, और ट्रांसमिशन इन वन और मोर रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एलेप्टोजेनिक ड्रग्स और आपके हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, आपके पास सीजर्स दो तरह के होते हैं, फोकल एंड जनरलाइज्ड। एंड फोकल उनको हम पार्शियल भी कहते हैं, दे समटाइम्स इवॉल्व हो जाते हैं टू जनरलाइज सीजर्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि फोकल सीजर में क्या होता है कि इट्स एक्चुअली डायरेक्टेड टू अ लोकलाइज्ड ब्रेन टिश्यू। ठीक है, और वो हमें कैसे पता चलेगा कि विच लोकलाइज्ड ब्रेन टिश्यू के वो वाला फंक्शन आपका सही काम नहीं कर रहा होगा ऑफ दैट एरिया ऑफ द ब्रेन, वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बता देंगी। फिर हमने 4 रीजंस बताई, कॉन्जेनाइटल हो सकता है, स्कार टिश्यू, ट्यूमर और डीरेंज्ड ब्रेन एरिया। और फिर मैंने आपको बताया कि इसमें हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ईयर्स बाद भी सिम्टम्स में अपेयर। ठीक है, होता क्या है कि एक लोकलाइज्ड एरिया जहाँ पे वो सपोज डैमेज हुआ है, स्कार टिश्यू है, वहाँ पे क्या होगा कि आपके डिस्चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, रेवोबेटरी सर्किट डेवलप होगा, एंड दैट कैन इवन प्रोग्रेस टू द अदर कॉरेस्पॉन्डिंग हेमिस्फेयर। ठीक है, अगर सपोज वो आपके थैलेमस को पहुंच जाए, अगर वो आपके मोटर एरिया को पहुंच जाए, ठीक है, ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग हेमिस्फेयर, तो दैट कैन लीड टू अ जैक्सोनियन मार्च दैट इज़ बिगिनिंग इन द माउथ एंड प्रोग्रेसिंग टू द लेग एरिया। ठीक है, मतलब वो जैक्सोनियन मार्च इज़ एक्चुअली द पैटर्न। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि इस पार्शियल को भी हम क्लासीफाई करते हैं टू सिंपल इन विच यू डोंट लूज कॉन्शियसनेस, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स जिसमें आप कॉन्शियसनेस लूज कर देते हैं। दोनों आर प्रोसीडेड बाय एन ऑरा विच इज़ अ पीरियड ऑफ फियर एंड स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी एंड ऑटोमेटिज्म्स, जिसमें साइकोमोटर एक्टिविटी होती है। ठीक है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स में साइकोमोटर एक्टिविटी इज़ मोर सीन बिकॉज दैट इज़ इन्वॉल्विंग अदर एरियाज ऑफ द बॉडी लाइक द हिपोकैम्पस एट्सेट्रा। ठीक है, और क्या होगा, उन्होंने बताया कि आफ्टर रिकवरी फ्रॉम द सीजर द पर्सन मे हैव नो मेमोरी ऑफ द अटैक। ठीक है, और पोस्ट इक्टल पीरियड। ठीक है, अब जनरलाइज्ड मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देती हूँ।